हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास के बारे में बताऊँगी, उसकी परिभाषा, उसके भेद ये मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि जितने भी शब्द होंगे, जैसे विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसमें इतना पद हो गया। इन सब पदों में से एक पूर्व पद और अंतिम वाला अंतिम पद होता है। समास पद में पूर्व पद और उत्तर पद को जब मिला देते हैं और जो नया शब्द का निर्माण होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय ये समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद जब आपस में मिलता है तो ये समस्त पद कहलाता है और इसी मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्द होता है, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व यानी पहले, यानी पहला वाला जो पद है वो पूर्व पद कहलाता है और अंतिम पद उत्तर पद कहलाता है। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलता है तो समस्त पद कहलाता है और ये समस्त पद बना विद्यालय। इसमें बीच का जो पद है ये लोप हो जाता है, इसको हटा देते हैं और पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं समस्त पद। ये है हमारा समास। एक और शब्द होता है समास विग्रह। समास विग्रह, समास यानी मेल और विग्रह यानी अलग कर देना, इसका खंडित कर देना, तोड़ देना, अलग कर देना। तो समास विग्रह यानी समास जो मेल किया हुआ है उस शब्द को जब हम फिर अलग अलग कर देंगे, यानी फिर जब हम इसको पूर्वावस्था में ला देंगे तो ये कहलाएगा विग्रह। समास हो गया। समास जब करेंगे तो विद्या के लिए आलय, विद्यालय, और जब विद्यालय का विग्रह करेंगे तो लिखेंगे विद्या के लिए आलय, यानी इसको पूर्व पद और उत्तर पद में अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा समास विग्रह। अगर विलोम शब्द के लिए भी आएगा, समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो समास का विग्रह। जैसे संधि का विच्छेद, संधि यानी भी मेल होता है और विच्छेद मतलब भी अलग कर देना। तो संधि का ऑपोजिट विलोम शब्द होता है विच्छेद। उसी तरह से यहाँ समास के लिए विलोम शब्द बना है विग्रह। समास विग्रह, समास में मेल करेंगे, विग्रह में अलग कर देंगे। अब है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों को हम लोग एक एक कर कर पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे कैसे मेल होता है। पहला है तत्पुरुष समास। दूसरा है द्वंद्व समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा अंतिम है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजा का पुत्र। सबसे पहले कि तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक का चिन्ह लगा होता है। कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला और अंतिम ये 2 को छोड़कर बीच का जो 6 चिन्ह होता है कारक का, वो इसमें पाया जाता है। तत्पुरुष समास का यही पहचान है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में
कारक का चिन्ह लगा होगा। जहाँ कारक का चिन्ह लगा होगा और एग्जाम में आ गया और कारक का चिन्ह लगा देखोगे तो लिख देना तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद और जैसे राजा का पुत्र संबंध कारक लग गया, का के की रा रे री, ये चिन्ह लग गया कारक का, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद हो गया राजा, उत्तर पद हो गया पुत्र, और जो समस्त पद बनेगा वो कहलाएगा राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र को कहते हैं राजपुत्र। ये हो गया समस्त पद। समझ में आ गया? तत्पुरुष समास में क्या पहचान है तत्पुरुष समास का? इसमें कारक का चिन्ह लगा होता है। कारक का पहला और अंतिम जो चिन्ह होता है उसको छोड़ के बीच का बाकी जो 6 चिन्ह है वो इसमें दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक का चिन्ह लगा होगा। समस्त पद जो बनेगा वो राजपुत्र बनेगा, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। घोड़े पर सवार पूर्व पद बन गया, घोड़े पर सवार पूर्व पद हो गया घोड़ा, उत्तर पद बन गया सवार, और ये जो कारक का चिन्ह है पर, अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया पर, में पै पर 3 चिन्ह होता है, पर इसमें लगा हुआ है, ये लोप हो जाएगा समास करते समय और समस्त पद बन जाएगा घुड़ सवार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह लगा होता है, ये इसकी पहचान है। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या पहचान है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और लगा रहेगा। इसका पहचान है और, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और लगा रहेगा, जैसे माता और पिता। जैसे माता और पिता। माता हो गया पूर्व पद, पिता हो गया उत्तर पद। जब हम दोनों का समास करेंगे यानी मेल करेंगे, समस्त पद बनाएंगे तो बन और का लोप हो जाएगा और उसके जगह योजक चिन्ह लग जाएगा। योजक चिन्ह लगेगा तो कैसे लिखाएगा? माता पिता। समास करते वक्त और का लोप कर देंगे, लुप्त कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह हम हाइफन यानी योजक चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया माता पिता, समस्त पद बन गया माता पिता, और जब इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे माता और पिता। रात और दिन, रात और दिन, रात हो गया पूर्व पद, सॉरी दिन और रात या रात और दिन, तो रात हो जाएगा पूर्व पद, दिन हो जाएगा उत्तर पद। दोनों का जब समास करेंगे तो लिखेंगे रात डैश दिन, रात दिन। विग्रह करेंगे तो लिख देंगे रात और दिन, सुबह और शाम। तो इसकी पहचान है कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और का चिन्ह लगा होता है। तीसरा है द्विगु समास। द्वि मतलब होता है दो। दो क्या है? संख्या बता रहा है, ये संख्या में कितना है? 2 है, यानी कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। तीसरा है द्विगु समास। इसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची यानी नंबर में होगा। जैसे 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला, इसका पूर्व पद संख्यावाची है, नंबर में है 3। 3 रंगों वाला, इसका क्या बनेगा जब हम समस्त पद करेंगे तो? तिरंगा। ये हो गया समस्त पद। ये हो गया 3 हो गया पूर्व पद, वाला हो गया उत्तर पद। जब समास करेंगे
तो पूर्व पद और उत्तर पद मिला करके लिखेंगे तिरंगा। ये हो गया हमारा समस्त पद। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 3 रंगों वाला। तो जहाँ देखोगे कि पहला पद संख्या में है 1 2 3 4 5, जैसे भी पंचवटी, 5 वटों का समूह पंचवटी कहला गया है ना। 5 हो गया इसमें चौराहा, 4 राहों का समूह है ना, या 4 राहों का समावेश। जहाँ 4 राह आपस में मिलता है वहाँ उसको कहते हैं चौराहा। पूर्व पद संख्यावाची हो गया 4। तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे कि पूर्व पद जब संख्या में होगा तो ये कहलाएगा द्विगु समास। इसकी यही पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्या में होगा। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष या उपमान या उपमेय रहता है। विशेषण की परिभाषा जानते होगे तुम लोग, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, जैसे लाल कमीज। हम अभी क्या बताए विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम। इस दोनों में संज्ञा कौन है, कमीज। संज्ञा हो गया कमीज। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले, ये इसकी विशेषता बतला रहा है। कमीज कैसा है, लाल है, यानी इस कमीज की विशेषता बता रहा है, रंग बता रहा है। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आएगा, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये विशेषण हो गया। और विशेष किसे कहेंगे, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है। यानी यहाँ जो विशेषण लाल है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कमीज का। तो कमीज हो गया विशेष। तो हम यहाँ बता रहे थे कर्मधारय समास में कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो है वो विशेषण और विशेष होगा। देखो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे पीताम्बर, ये तो समस्त पद हो गया है ना। पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला रंग हो गया, अंबर यानी वस्त्र। पीला है अंबर जिसका, जब हम इसका समास करेंगे तो लिखेंगे पीताम्बर, यानी पीला किसकी विशेषता बता रहा है, अंबर का, वस्त्र का। तो ये पीला और अंबर का जब हम समास करेंगे तो लिखेंगे पीताम्बर, और जब इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे पीला है अंबर जिसका। पीला है अंबर जिसका यानी कौन पहनते हैं, विष्णु भगवान या फिर कृष्ण जी लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसको हम लोग, विष्णु जी या फिर कृष्ण जी। देखो यहाँ पे द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास इसलिए हम एक साथ लिखे हैं कि ये तीनों में एक दूसरे से समानता रखता है। इसका एग्जाम्पल जो है द्विगु समास का एग्जाम्पल, उदाहरण बहुब्रीहि समास में भी आएगा और कर्मधारय समास का भी एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास में आएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलता है तो समस्त पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल बोले कि इसका भी एग्जाम्पल कर्मधारय का भी बहुब्रीहि में आएगा और द्विगु का भी बहुब्रीहि में आएगा। अब देखो अभी कर्मधारय का हम बताएं, पीला है अंबर जिसका पीताम्बर, इसका जो समस्त पद है वो प्रधान होता है। जैसे वो कौन है, विष्णु जी और कृष्ण जी है ना। देवों में जो महान है, महादेव है ना, यानी कि शिव जी, तीसरा पद प्रधान है। समस्त पद न पूर्व पद प्रधान है इसमें, न उत्तर पद प्रधान है, तीसरा पद जो है समस्त पद वो प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास ये दोनों का एग्जाम्पल है। इसका बता दिए, अब द्विगु का बताते हैं। देखो जैसे अभी हम बताए थे तिरंगा, 3 रंगों वाला।
तीन रंगों वाला यानी तिरंगा। तिरंगा क्या है, उसके ब्रैकेट में अगर हम लिख देते हैं राष्ट्रीय झंडा, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। अगर कोई बच्चा एग्जाम में आ जाता है पीताम्बर का समास विग्रह कीजिए, या फिर पीला है अंबर लिखा हुआ रहेगा, इसका समास कीजिए और उसका भेद बताइए। अगर कोई बच्चा लिख देता है पीला है अंबर जिसका पीताम्बर और लिख देता है कर्मधारय समास, वो भी सही है। अगर कोई लिखता है कि पीला है अंबर जिसका पीताम्बर बहुब्रीहि समास, अगर ब्रैकेट में लिख देता है विष्णु जी और कृष्ण जी और लिख देता है बहुब्रीहि समास, वो भी सही है, उसको भी वही नंबर मिलेगा जो कर्मधारय लिखा है। उसी तरह से तिरंगा, तीन रंगों वाला अर्थात समास करेंगे तो तिरंगा हो जाएगा। तीन रंगों वाला समास करेंगे, तिरंगा लिखेगा वो द्विगु है, द्विगु समास, वो भी सही है। और अगर जो कोई बच्चा लिखता है तीन रंगों वाला समास करेगा, तिरंगा ब्रैकेट में लिख देता है राष्ट्रीय झंडा और वो लिखेगा बहुब्रीहि समास, वो भी सही है, उसका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास में ये दोनों आता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों का एग्जाम्पल यहाँ आएगा। बहुब्रीहि समास में याद रखना कि इसमें जो विश्व में केवल एक ही है वही आएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि इसका समस्त पद प्रधान है। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है वो अव्ययी होता है। अव्यय, अव्यय की परिभाषा मालूम होगा। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय में पूर्व पद जो है वो अव्यय होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे आजन्म, हम अभी क्या बोले, अव्ययी भाव में पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा। अव्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है वो कहलाएगा अव्यय। अव्यय शब्द कहो या अविकारी शब्द कहो, इसका दो नाम है। जैसे तुम लोगों के घर में किसी बच्चे का दो नाम रहता है, घर में भी बच्चे लोग का दो नाम होता है, घर में कुछ और नाम है, घर से बाहर कुछ और नाम है, एक ही व्यक्ति का दो नाम है। इसी तरह से अव्ययी भाव समास कहो या अविकारी समास कहो। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे देते हैं, तुमको बता दे रहे हैं अभी। अव्ययी भाव समास में आ जाएगा जल्दी। अब देखो, जल्दी शब्द जो है वो इस पे लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं होगा। किसी भी स्थिति में इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राम जल्दी जल्दी चलता है, सीता जल्दी जल्दी चलती है, इस पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये शब्द जो जल्दी था वो जस का तस ही था। तो ऐसे शब्द को जिस पर लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में अव्यय लिख ही रहा है, इसका पूर्व पद जो है वो अव्ययी होगा। आजन्म यानी जीवन भर, भर पेट यानी पेट भर कर, तो ऐसे शब्द को कहेंगे अव्ययी भाव समास। इसका पहचान तो ये भी है, अगर मान लो कारक का चिन्ह नहीं रहा, कारक का चिन्ह है तो तत्पुरुष समास में चला जाएगा। अगर और का चिन्ह लगा हुआ है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु का पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होगा। बहुब्रीहि समास में तो यही दोनों का रहेगा। अगर विश्व भर में जो केवल एक ही होगा ऐसा ही चीज इसमें आएगा बहुब्रीहि समास में, और ये दोनों का एग्जाम्पल ही इसमें आएगा बहुब्रीहि समास में। इसका समस्त पद प्रधान होगा। बाकी जो पांच नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख देना अव्ययी भाव समास है, क्योंकि संख्यावाची नहीं है, कारक का चिन्ह नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लगा रहेगा और नहीं लगा रहेगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा अव्ययी भाव समास। ये हो गया तुम्हारा समास। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नए टॉपिक लेकर मिलेंगे। आज बस इतना ही। बाय।